कुछ तो उनके हिलने डुलने से और कुछ पति के कराहने की आवाज़ से एकाएक मालती जी की नींद खुल गई। हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप जलाया और नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 3:30 बजे थे। देखा तो गोविंद जी हाथों से सीने को दबाए बार बार होठ भींचते हुए छटपटा रहे थे और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। घबरा कर पूछा, बहुत दर्द है क्या? उत्तर में उन्होंने बस सिर हिला दिया। मालती जी ने तुरंत अपने अभिन्न मित्र और फैमिली डॉक्टर अवस्थी को फ़ोन किया, जो 4 घर दूर ही रहते थे। तुरंत ही वह पत्नी कमला के साथ दौड़े हुए आए। गोविंद जी को देखकर उनको अटेंड करने लगे और पत्नी को पास के ही हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करने को कहा। फिर उस अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ को फ़ोन कराया। डॉक्टर अवस्थी, जो स्वयं एक अच्छे फिजिशियन थे, उस अस्पताल के विजिटिंग डॉक्टर भी थे, मन ही मन स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत रखने को कह रहे थे। शीघ्र ही एम्बुलेंस आ पहुंची। जल्दी जल्दी गोविंद जी को एम्बुलेंस में डाला गया और अस्पताल चल पड़े। वहां सब तैयार था। जाते ही उनको आईसीयू में ले गए और उपचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। कुछ देर के बाद अवस्थी के साथ अस्पताल के डॉक्टर भी बाहर आए और मालती जी से बोले, देखिए मैडम, आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। बड़ा मैसिव अटैक है। ये तो डॉक्टर अवस्थी थे तो आपके पति को अस्पताल तक ले आए, नहीं तो ऐसी हालत में तो मरीज का अस्पताल तक पहुंचना भी नामुमकिन होता है। सुनकर मालती जी ने एक बार कृतज्ञता भरी नज़रों से डॉक्टर अवस्थी को देखा। कुछ बोल ना सकी। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगर कमला जी को उनको थाम ना लेती तो शायद वहीं गिर जाती। डॉक्टर अवस्थी जी जाकर पानी ले आए। थोड़ा पानी पीने के बाद कुछ संभली तो डॉक्टर ने आगे कहा, आपको धीरज रखना होगा। अगले 72 घंटे बहुत भारी है। ये समय ठीक ठाक निकल जाए तो कुछ आशा हो सकती है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चों को तो बुला ही लीजिए और भी किसी को खबर देनी हो तो दे दें। मालती जी कुछ ना बोल सकी। चुपचाप अपने पर्स से एक छोटी सी डायरी निकाली जिसमें कुछ ज़रूरी फ़ोन नंबर थे और अवस्थी जी को दे दी। वे अस्पताल के गेट के पास के पीसीओ से फ़ोन करने चले गए। कमला जी उनके पास बैठकर धीरे धीरे उनकी पीठ पर हाथ फेरती रहीं। किसी को भी शब्द नहीं सूझ रहे थे। डॉक्टर अवस्थी ने सबसे पहले बड़े बेटे आकाश को फ़ोन किया, जो टोरंटो में एक जनरल स्टोर चलाता है। सुनकर बहुत दुखी हुआ और बोला, अंकल, यहाँ भी बड़ी समस्या है। रूबी की कॉलेज की परीक्षा चल रही है। गुन्नू के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और स्टोर में जो हेल्पर है अभी छुट्टी पर गई है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही कुछ व्यवस्था करके पहली फ़्लाइट लेकर आ जाऊंगा। फिर अवस्थी ने दूसरे बेटे अंबर को दुबई में फ़ोन किया। उसकी पत्नी ने उठाया और बताया, अंबर तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, परंतु आप चिंता ना करें, मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ और जैसे ही वापस आएंगे हम घर के लिए निकल पड़ेंगे। तीसरा और आखिरी सुदूर दक्षिण भारत में रह रही बेटी रेखा को किया फ़ोन। उसकी सास ने उठाया और इस असमय में फ़ोन करने पर झुंझला उठी। अभी रेखा से बात नहीं हो सकती है। जब अवस्थी जी ने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया तो खींच कुछ कम हुई, लेकिन आवाज़ की तलखी नहीं गई। देखिए, हमें दुख हुआ ये जानकर, लेकिन रेखा की तबीयत भी कुछ ढीली रहती है आजकल। अभी जगाना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ है रेखा बिटिया को? घबरा कर पूछा अवस्थी जी ने। अरे कुछ घबराने की बात नहीं है, वो माँ बनने वाली है। नलिनी ने तो कंपनी के काम से विदेश गया है। रेखा अकेली ही आ जाएगी। हम कल ही उसको भेजने का इंतज़ाम करते हैं। फ़ोन करके वापस आए तो देखा कि एक डॉक्टर मालती जी से बात कर रहे थे। मैडम, आपके पति का उपचार तो हो रहा है। आप में से कोई भी उनके पास नहीं जा सकता है, तो बेहतर होगा कि आप घर चले जाएं। अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। डॉक्टर अवस्थी ने भी उनका समर्थन किया और बताया कि सब बच्चों को फ़ोन कर दिया है, पर क्या बात हुई है नहीं बताया। आईसीयू के दरवाजे में लगे कांच से एक बार गोविंद जी को देखकर सब घर की ओर चल पड़े। घर पहुंची तो शंभू ने चाय बनाई। थोड़ी सी चाय पीकर वह चुपचाप बैठ गई। किसी भी तरह चैन नहीं था। बस मन ही मन प्रार्थना करती रही कि ये 72 घंटे जल्दी जल्दी बीत जाएं।
बच्चे आए तो पिता को अच्छी हालत में देखें। कान फ़ोन पर और आंखें द्वार पर लगी थी। बीच बीच में अस्पताल जाकर उसी कांच से पति को देख लेती थी। अभी 46 घंटे ही हुए थे कि अस्पताल के डॉक्टर का फ़ोन मिला कि गोविंद जी की हालत सुधरने लगी है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें आशा है कि जल्दी ही वे खतरे से बाहर होंगे। मालती जी की प्रार्थनाओं का असर था या डॉक्टरों के इलाज का, ये नियति का करिश्मा। गोविंद जी की हालत में आशातीत सुधार हुआ, यहाँ तक कि वह चौथे ही दिन उनको आईसीयू से निकालकर स्पेशल केयर यूनिट में रख दिया गया। यहाँ आईसीयू की सब सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन वैसे प्रतिबंध नहीं थे। जब शाम को अन्य मरीजों को मिलने के लिए लोग आते थे, तब एक एक करके गोविंद जी को भी देखने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि बात करने की अभी मनाही नहीं थी। छठे दिन की दोपहर तक थोड़े थोड़े अंतराल पर सब बच्चे पहुंच गए और शाम को मिलने का समय का इंतजार करने लगे। शाम को जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर गोविंद जी को देख रहे थे। मालती जी भी अंदर ही थी। जब डॉक्टर ने सुना कि उनके बच्चे आए हैं तो नर्स को कहकर गोविंद जी का पलंग सिरहाने से थोड़ा ऊंचा कर दिया और मालती जी ने उनके बाल सीधे कर दिए। वे कुछ फ्रेश लग रहे थे। बच्चे जब उनको मिलने अंदर गए तो खुशी के स्थान पर हैरानी हुई। ऊपर से तो यही कहा, ओ पापा जी, हम तो डर ही गए थे जब अंकल का फ़ोन मिला। घबरा रहे थे कि आपको किस हाल में हम देखेंगे, लेकिन आपको इस तरह देखकर बहुत ही खुशी और तसल्ली हो रही है। लेकिन माता पिता दोनों ने ही देख और समझ लिया कि उनकी आंखें उनके शब्दों के साथ नहीं दे रही है। मन के भाव आंखों से प्रकट हो रहे थे कि आप तो अच्छे भले हो। मम्मा ने नाहक में हमें डरा दिया और हम सब काम काज छोड़कर दौड़े आए हैं। पिता ने धीरे से मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। तभी नर्स ने कहा, आप लोग प्लीज़ बाहर चले जाएं और एक एक करके इनसे मिलें, लेकिन ध्यान रहे कि अधिक बातें ना करें। अभी मुझे इनको एक इंजेक्शन देना है, तब आप आ सकते हैं। मालती जी को छोड़कर सब बच्चे बाहर आ गए और वहीं पड़े एक बेंच पर बैठ गए। दामिनी ने कुछ तीखी आवाज़ में कहा, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, हम तो डरते हुए कुछ और सोचते आए हैं। आकाश ने कहा, मेरे घर में कितनी परेशानियाँ चल रही हैं। मैंने सब कुछ अवस्थी अंकल को भी बताया था, लेकिन उनका कहना था कि मुझे हर हाल में आना ही चाहिए। अंबर भी मन की बात कहने में पीछे नहीं रहा। हम तो रास्ते भर यही सोचते रहे कि पापा जी के बाद मम्मा का क्या होगा, कहाँ रहेंगी, वे किस तरह रहेंगी। हमारा तो 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट है जहाँ आए दिन पार्टियाँ होती हैं। ऐसे माहौल में मम्मा का वहाँ गुजारा मुश्किल है। आकाश भैया आप। लेकिन आकाश ने बात बीच में ही काट दी। ना भाई, मुझसे तो कोई उम्मीद मत करना। याद है मुझे पिछली बार मम्मा पापा जी जब वहाँ आए थे तो मम्मा खुद भी कितनी परेशान हुई थी और हम सबको भी दुखी कर दिया था। 6 महीने का वीज़ा था तो 1 ही महीने के बाद ही पापा जी उनको लेकर वापस आना पड़ा। जब रेखा की तरफ देखने लगे, रेखा ने भी हामी नहीं भरी। बोली, मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो? मैं तो खुद कितनी मुश्किल से हूँ, संयुक्त परिवार में दिन काट रही हूँ। मैं ही जानती हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब नलिनी को विदेश में ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति मिले। ऐसे में मम्मा की जिम्मेदारी ना बाबा ना। और अब मम्मा अकेले कहाँ हैं? अब तो पापा जी भी हैं। दामिनी, हम तो यही सोच रहे थे कि तभी मालती जी को आते देखकर सब चुप हो गए। आकाश से फुसफुसा कर कहा, इस बारे में बाद में विचार करेंगे। तब तक मैं पापा जी से भी बात करूँगा। इस बारे में जल्दी ही कुछ फैसला हो जाना चाहिए। मालती जी आईं तो इतने दिनों के रुके हुए आंसू बह निकले। आकाश के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। आकाश ने कहा, रोना बंद करिए, सब तो ठीक ठाक है। पापा जी अब तो स्वस्थ हैं। हमें तो उनको देखकर बहुत तसल्ली हुई है। फिर सब एक एक करके भीतर गए, पापा जी को देखकर आ गए। आकाश ने कहा, मम्मा आप बहुत थक गई हैं, आज आप घर जाइए, मैं रात को पापा जी के पास रहूँगा। मालती जी सहमत हो गई और कहा, ठीक है, तुम खाना खाकर आ जाना, तब मैं घर चली जाऊँगी। नहीं मम्मा, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ और आते ही खाना खाया है, अब मैं कुछ नहीं खाऊँगा, आप जाइए। सब घर चले गए तो आकाश कमरे के अंदर
चला गया। गोविंद जी जब तक थक कर सो गए थे, वह भी वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और आंखें मूंद कर सोचने लगा। घर पहुंचकर मालती जी जब सब बच्चों से बड़े स्नेह से मिली और सबकी कुशलता पूछी। कुछ देर तक बातें करने के बाद उन्होंने कहा, चलो अब खाना खाओ और आराम करो, बहुत थक गए होगे। खाना खाकर वह भी अपने कमरे में सोने चली गईं। आज उनको बड़ी राहत महसूस हो रही थी। बच्चों के आ जाने से बहुत ताकत और हिम्मत अनुभव कर रही थी। जल्दी ही उनकी आंख लग गई। ना जाने कितनी देर हुई थी कि वह प्यास लगने से उनकी नींद खुल गई। पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा ही रही थी कि अंबर के कमरे में रोशनी देखकर उधर मुड़ गई। दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि भीतर से बातों की आवाज़ सुनाई दी। रेखा की आवाज़ थी, भैया अब क्या सोचा है, क्या करना है? उत्तर दामिनी ने दिया, हम तो माँ जी के बारे में चिंतित थे कि वह अकेले कैसे रहेंगी। अब तो दोनों का ही प्रबंध करना होगा। सुनकर चौंक गई मालती जी। अंबर ने कहा, ठीक तो वही होगा जो आकाश भैया ने कहा है। पापा जी को चाहिए कि अब अपनी वसीयत लिख दें, ये घर बेचकर पैसे हमें बांट दें। उनके रहने का इंतजाम किसी ओल्ड एज होम में कर देंगे। वहाँ उनकी अपनी कंपनी भी मिलेगी और हमें भी उनकी चिंता नहीं रहेगी। जो भी खर्च होगा हम मिलकर उठा लेंगे। आज रात आकाश भैया पापा जी से बात कर लेंगे। दामिनी ने कहा, ठीक तो है, सब कुछ इतना जल्दी हो जाए अच्छा है। अब तो 13 दिन तक रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रेखा ने कहा, भैया मेरा हिस्सा भी बराबर का होना चाहिए। मेरी सास ने कहकर भेजा है कि जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है, लेकर ही आना। मालती जी से और न सुना गया। यही हमारे बच्चे हैं जिनके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई पर हमने अपना पेट काट कर पैसे लगाए कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन आराम से चलाएं और बुढ़ापे में हमको सहारा दें। जब ये अपने जीवन में सुखी हैं, खुश हैं, तो इनकी नज़र इस मकान और हमारी जमा पूंजी पर है। हमको ओल्ड एज होम में भेजने की इच्छा है। क्या इसी दिन के लिए लोग संतान की इच्छा करते हैं? पैर घसीटते हुए वो अपने कमरे में आ गईं। प्यास से गला सूख रहा था, जीभ में कांटे उगाए थे, लेकिन ना तो पानी पीने की इच्छा हो रही थी, ना ही रसोई तक जाने की हिम्मत। ध्यान बार बार पति की ओर ही जाता था। हे भगवान, आकाश ने अगर यही बातें अपने पिता से कही होगी तो उन पर क्या बीती होगी। वह डर गई कि जो अनहोनी इतनी भारी दिल के दौरे से नहीं घटी, इस आघात से न घट जाए। वह अपने पति की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रही। रात कैसे बैठे बैठे ही बीत गई पता नहीं चला। सुबह हुई तो नहा धोकर पूजा की। आज तो पूजा में मन ही नहीं लग रहा था। बस पति को सकुशल देखने की कामना प्रार्थना करती हुई अस्पताल की ओर चल पड़ी। जाकर देखा, सामने पड़े स्टूल पर पैर फैलाए आकाश सो रहा था। गोविंद जी की आंखें खुली थीं। वे वीरान सी आंखों से छत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। घबरा गई वह ये देखकर। धीरे से उनको छुआ तो वे चौंक पड़े। क्या हुआ, इतनी जल्दी जाग गए? जागा क्या, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। तो डॉक्टर से कोई दवा क्यों नहीं ले ली? नहीं मालती, उसका कोई असर नहीं होता। मालती जी समझ गई कि यहाँ भी बेटे ने डंक मार दिया। चाय लाई ही, पियोगे? अपने लिए भी लाई हूँ ना, आओ एक साथ पिएं। मालती जी ने 2 कपों में चाय डाली और सहारा देकर पति को उठाया। दोनों चाय पी रहे थे कि आकाश भी उठ गया। अरे मम्मा, आप कब आई? पता ही नहीं लगा। अभी अभी आंख लगी थी। हाँ बेटा, मैं भी अभी आई हूँ। तुम्हारा कल इतना लंबा थका देने वाला सफ़र था, फिर मरीज के साथ रात भर जागना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं आ गई हूँ, तुम घर जाकर आराम करो। चाय पियोगे? नहीं मम्मा, मैं घर जाकर फ्रेश होकर ही कुछ खाऊंगा। मालती जी को लगा कि वह जल्दी ही घर जाना चाहता है ताकि अपने भाई बहन के साथ सारी बातें बांट सके। जाने लगा तो गोविंद जी ने कहा, बेटा आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मुझे तो कभी वसीयत करने और मकान बेचने का ख्याल ही नहीं आया था। आज अवस्थी अंकल को कहना कि वकील को लेकर यहीं आ जाएं। तुम्हारी सलाह मानकर मैं आज ही अपनी वसीयत लिखवा दूंगा। जी पापा जी, कहकर वह तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ा।
मालती जी को लगा कि वह जल्दी से जाकर अपनी उपलब्धि के बारे में सबको बताना चाहता है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। स्पर्श से ही एक दूसरे से अपनी भावनाएं बांटते रहे। दोपहर को जब अवस्थी जी वकील साहब के साथ आए तो गोविंद जी बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तो जरा अच्छे हुए हो, वसीयत लिखने की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बच्चे आए हैं, थोड़ा ठीक हो जाओ, घर चलकर लिखवा देना। गोविंद जी ने कहा, जल्दी है भाई, मुझे जल्दी है। तुम मेरी जल्दी नहीं समझ सकोगे। किस्मत वाले हो जो तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अवस्थी जी ने मालती जी को कुछ कहना चाहा तो उन्होंने भी उनको रोककर इतना ही कहा, भाई साहब उनको मत रोकिए, जो भी करना चाहते हैं ठीक है, कर लेने दीजिए। अवस्थी जी भी चुप हो गए और गोविंद जी लिखवाने लगे। शाम के समय सारे बच्चे जब अस्पताल के कमरे में आए तो गोविंद जी पलंग की पीठ का सहारा लेकर बैठे थे। डॉक्टर अवस्थी, कमला जी, वकील साहब सभी को मौजूद देखकर चारों बच्चे अपनी खुशी छुपा नहीं सके कि ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो गया। गोविंद जी कुछ ऊंची आवाज़ में बोले, मैं अपने प्यारे बच्चों का बहुत आभारी हूँ जो मेरी बीमारी की खबर सुनकर अपने अपने घर और काम छोड़कर दौड़े आए हैं। अब मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम सब वापस जा सकते हो। आकाश ने कल रात मुझे बहुत अच्छी बात सुझाई जो अब तक मेरे दिमाग में नहीं आई थी। मुझे ये समझ भी आया कि ये केवल आकाश की ही नहीं अपितु मेरे सभी बच्चों की इच्छा है। तो उनकी इस इच्छा और सलाह का मान रखते हुए आज मैंने अपनी वसीयत लिखवा दी है, जिस पर गवाह के रूप में मेरे मित्र डॉक्टर गुप्ता ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और वकील साहब आप इनको मेरी वसीयत सुना दें और तीनों बच्चों को एक एक कॉपी दे दें। कुछ उत्तेजना के कारण और कुछ जोर से बोलने से वे थक गए थे और उनकी सांस फूलने लगी थी। डॉक्टर अवस्थी ने उनको लिटा दिया और मालती जी उनका माथा सहलाने लगी। वकील साहब वसीयत पढ़ने लगे। बच्चे सांस रोककर सुनने लगे। मैं गोविंद लाल गुप्ता, सुपुत्र श्री देवी दयाल गुप्ता, अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव या प्रतिबंध के ये वसीयत लिख रहा हूँ। मेरी सारी धन संपत्ति मेरी स्वयं की अर्जित की हुई है। इस पर केवल मेरी पत्नी मालती गुप्ता का ही अधिकार है, जिन्होंने जीवन की इस लंबी यात्रा में सदा मेरा साथ निभाया है और प्रत्येक स्थिति में मेरी ताकत बनकर मुझे सहारा दिया है और संभाला है। और किसी का इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। अपने तीनों बच्चों को उनका हिस्सा उनकी पढ़ाई लिखाई और शादियों में खर्च करके जेवर और घर बसाने के लिए जरूरी धन के रूप में मैं दे चुका हूँ। अब मुझे उनको कुछ भी नहीं देना है। रहा ये मकान तो इसको मैंने और मेरी पत्नी ने बड़े अरमानों से बनवाया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पंछी एक तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाता है। इस पर अभी मेरा और मेरे बाद मेरी पत्नी का ही अधिकार होगा, लेकिन ये घर कभी भी बेचा नहीं जाएगा। हम इसको एक ओल्ड एज होम बनाएंगे जिसमें वृद्ध रहेंगे जिनकी उनके बच्चों को ज़रूरत नहीं है या जिनको अपने पास रखने की उनके बच्चों की इच्छा भी नहीं है। ना तो उन बच्चों के पास अपने बूढ़े माता पिता के लिए कोई समय है, ना जगह है और ना पैसा है। पढ़ लेने के बाद वकील साहब ने एक एक कॉपी तीनों बच्चों को दे दी। अवस्थी जी, कमला जी और वकील साहब एक साथ कमरे से निकल गए। बच्चों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें और क्या कहें। गोविंद जी उनकी तरफ पीठ फेर कर लेटे रहे और मालती जी उनके सिरहाने खड़ी थीं। अंबर, आकाश और रेखा उनको कुछ कहने को उनकी तरफ बढ़े तो मालती जी ने कहा, बेटा आपको देर हो रही है, अब जाओ। हारे हुए जुआरी की तरह चारों अपने पैर घसीटते हुए बाहर निकल गए और चल पड़े उस मकान की ओर जिसे अभी अभी उनके पिता ने ओल्ड एज होम की संज्ञा दी है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।